और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो अमेरिका से ही आ रही है। जो कुछ ये यहाँ पे हंगामा हुआ उसमें मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने कैपिटल बिल्डिंग को अपना निशाना बनाया, अंदर घुसकर हमला किया, उसमें मरने वालों की संख्या अब 4 बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या 4 हो गई। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तो आपको लगातार हम ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वो काले दिन के तौर पर करार किया जा रहा है, उसे काला दिन माना जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये उचित नहीं होता कि इस तरीके का हंगामा हो, और हंगामा बरपा सदन के भीतर और उसमें लोग घायल हुए। और अब ये आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या इसमें 4 हो गई है। ये एक तरह से दुखद और शर्मसार घटना है जो अमेरिका में जो कुछ भी हुआ सदन के भीतर। और इस पर और हम लगातार अपने एक्सपर्ट्स को हम इस पूरी जो घटना हुई अमेरिका में उस पर बातचीत कर रहे हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता जुड़े हैं। जी स्मिता जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। देखिए, इस घटना में 4 लोगों की मौत भी सामने आ रही है, तो किस लिहाज से आप देख रही हैं, कैसे कितना उचित लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश के लिए वहाँ के लोग ही और राष्ट्रपति द्वारा जो है कि उकसाने वाला भाषण देने के बाद ऐसी घटना हो जाती है? देखिए, ये तो किसी एंगल से उचित हो ही नहीं सकता है। इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। और ये इतना एक घृणात्मक एपिसोड हुआ है अमेरिकी इतिहास में, जिसे एक ब्लैक डे कहा जा रहा है, काला दिन कहा जा रहा है, एक राष्ट्रीय ट्रेजेडी है ये। जिस तरीके से अमेरिका आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मसार हुआ है। और जिन 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है, वॉशिंगटन डीसी पुलिस, जो कैपिटल डीसी पुलिस है, वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। इनमें से 3 दूसरे मेडिकल इमरजेंसीज की वजह से जो है उनकी जान गई है। 14 पुलिस अफसरों को अब तक उनको चोट आने की और जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। उनके पुलिस चीफ ने कहा है कि दे फॉट फॉर डेमोक्रेसी। और अगर आप जिस तरह के बयान देखें, जो स्टेट डिपार्टमेंट के सर्विंग ऑफिशियल्स हैं, वो जिस तरह से बयान कर रहे हैं, कुछ लोगों के मैं ट्वीट्स देख रही थी, ग्राहम नॉर्टन बोलकर एक ऑफिशियल है, वो अपने आप में इतनी चिंताजनक है कि देखिए, यहाँ आने वाले दिनों में आप जो अगले 15-20 जनवरी को जब शपथ ग्रहण समारोह होना है जो बाइडेन का, अब से लेकर तब तक वॉशिंगटन डीसी के मेयर ने पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है अगले 15 दिनों के लिए। और निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं रहेंगी। माहौल बिल्कुल जो है संवेदनशील बना हुआ रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी आने वाले बहुत वक्त के लिए जो बाइडेन जब एक बार व्हाइट हाउस में आ जाते हैं बतौर राष्ट्रपति, कमला हैरिस एज उपराष्ट्रपति, उनका जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त अपनी अंदरूनी हालात पर ही बना रहेगा। और कहीं ना कहीं अमेरिका की ओर जो सारे देश नजरें गड़ा कर देखते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक लीडरशिप पोजीशन में आप कदम उठाएं, आप आगे चले, आप निर्णय लें, उस पोजीशन में इस वक्त अमेरिका नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका आज की तारीख में एक इतना डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ यूएसए के तौर पर नजर आ रहा है। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी तो टाइम मैगजीन ने कहा था डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आज वो उससे भी ज्यादा जो है डीपली डिवाइडेड है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन नेता हैं जो ट्रंप के पीछे खड़े हैं। तो ट्रंप भले ही अब जो है वो राष्ट्रपति नहीं बने रहेंगे, उनके हो सकता है कुछ ताकतें भी आने वाले दिनों में और कर्टेल कर दी जाएंगी अगर वो इम्पीच हो जाते हैं खास करके तो। लेकिन जो ट्रंपिज्म है, ट्रंप की जो विचारधारा है, ट्रंप ने जिस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दिया है, जिस तरह के लोगों को बढ़ावा दिया है, वो अमेरिका में आज बने हुए हैं। और अमेरिका के लिए एक हकीकत है जिससे जूझना सबसे बड़ी चुनौती होगी जो बाइडेन शासन के लिए। जी स्मिता, बिल्कुल चुनौती होगी और किसी भी देश के लिए। और देखिए, अगर सत्ता परिवर्तित होती है, एक सत्ता जाती है, दूसरा उस पर आसीन होता है, सत्ता बदलती है, बदलाव की उम्मीद की जाती है। लेकिन ये जो बदलाव अमेरिका में हुआ है अचानक से, उसकी उम्मीद और अगर बात कहें, ये कहीं भी ऐसा नहीं होता है। और दूसरे मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि इसकी निंदा नहीं हो रही। अगर खुद देखें तो खुद माइक पेंस ने भी इसकी कठोर निंदा की, इसे काला दिन करार दिया है। और स्मिता, मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या लगता है जब 20 तारीख को राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाएंगे जो बाइडेन, तो ये जो कुछ भी हुआ है, क्या इसके खिलाफ वो कोई सख्त या ठोस कार्रवाई करेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, उसके पहले ही जो है अभी जो बात की जा रही है उस पर अभी भी स्थिति धुंधली बनी हुई है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो है, आपने देखा कि किस तरह से वीडियो मैसेज वगैरह कर रहे हैं। देखिए, माइक पेंस का जो ये बयान है, आई मीन इट डजंट मेक अ सेंस। माइक पेंस हैज बीन पार्टनर इन क्राइम विद डोनाल्ड ट्रंप फॉर द पास्ट 4 years एंड माइक पेंस
बिल्कुल खामोश रहे हैं एज वाइस प्रेसिडेंट। अगर उनकी एक रीढ़ की हड्डी होती तो कम से कम चुनाव के बाद जब नतीजे आए जिसमें साफ हो गया कि जो बाइडेन को पॉपुलर वोट्स भी हासिल हुए हैं और इलेक्टोरल कॉलेज के मत भी हासिल हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार जो दंगे भड़काने में जुटे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, माइक पेंस कम से कम उसी वक्त एक पोजीशन ले सकते थे। इसके पहले जब इम्पीचमेंट की कोशिशें हुई थी 2020 में, तब भले ही जो है निश्चित रूप से वो अपने राष्ट्रपति के साथ ही खड़े थे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आ गए, अगर जरूरत पड़ता तो माइक पेंस उसी वक्त जो है खुद को अलग कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे कई सारे नेता हैं, आप टेड क्रूज को देख लें, आप हॉली को देख लें, जिन्होंने लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो डॉग विसल दिए हैं, अपनी जो समर्थकों को बार बार उकसाया है, और आज ही से नहीं उकसाया है, वो लगातार चुनावों के पहले से उकसा रहे हैं। अभी भी जिस तरह से सेनेट में जो काउंटिंग हो रही थी कि एरिजोना के इलेक्टोरल वोट्स वो जो बाइडेन को गए हैं या नहीं, जो नंबर्स आ रहे हैं आप देखकर समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे रिपब्लिकन नेता हैं जो कुछ घंटों पहले तक बकायदा इसी कैपिटल हिल में बेंचेस के नीचे छुपने को मजबूर हुए थे, गैलरी में जाकर छुपने को मजबूर हुए थे, लेकिन वो वापस आके डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वोट डाल रहे हैं। तो ये जो सबसे बड़ा जो डिवीजन है, क्योंकि ये नेता ट्रंप को 2022 में मिड टर्म चुनाव होते हैं हर 2 साल बाद, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है, तो उसमें यह होता है कि भाई संसद के जो प्रतिनिधि हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में या जो ऊपरी सदन है सेनेट में, उसके आंकड़े कैसे बदलते हैं। तो इन लोगों की नजरें 2022 पर थी, ट्रंप की खुद की नजर 2024 यानी कि अगले राष्ट्रपति चुनावों पर बनी हुई है, इसलिए वो अपने इस बेस को लगातार ऐसा फॉर्डर दे रहे हैं ताकि एक शक्को सुबह बनी रहे कि ये चुनाव जो है ये फ्रॉड रहे हैं, और इन चुनावों में जो डोनाल्ड ट्रंप की हार है वो वैध रूप से नहीं हुई है, जो सरासर गलत बात है, क्योंकि वहां की इलेक्टोरल जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है उन्होंने दिखाया है कि सारे नंबर साफ साफ जो बाइडेन के पक्ष में गए हैं। लेकिन आज एक बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए खड़ा है, ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले दिनों में। और जो आज धब्बे लगे हैं अमेरिकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर, जो अब तक इतने दशकों से स्मूथ प्रोसेस हुआ करते थे, इसमें निश्चित रूप से ऐसे शर्मसार किया है जितना कि शायद शी जिनपिंग के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो आज डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से भी ज्यादा बुरे लग रहे हैं व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग डेमोक्रेसी। जी बिल्कुल स्मिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ अनिल त्रिगुनाथ जी जुड़ रहे हैं। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। जैसा कि स्मिता जी भी कह रही थी कि इस तरह की घटना को अगर माइक पेंस चाहते तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। वो ट्रंप के बेहद करीबी रह चुके हैं, उनके राजनीतिक सहयोगी भी हैं, लेकिन ये पूरी घटना हुई, अब उसके बाद उस पर बयान देना कितना उचित लगता है आपको? देखिए, एक चीज आप समझ लें कि वहाँ का जो सिस्टम है यूएस का, उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। वाइस प्रेसिडेंट रनिंग मेट होता है प्रेसिडेंट का, और वो एक तरह से स्टैंड बाय रहता है हमेशा, और पेंस जो है पूरी तरह उनको सपोर्ट करते रहे हैं अब तक, और हो सकता है कि वो भी इस बात को मानते रहे हों कि हाँ कुछ ना कुछ कमियां इलेक्शंस में वोटिंग पैटर्न में रही हो। और ओपनली आपने देखा कि ट्रंप जो है कोई नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं थ्रू आउट। जितने उन्होंने अपने, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हों, चाहे उनके अटॉर्नी जनरल हों, या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, या दूसरे ट्रेजरी सेक्रेटरी, सबको कितना फ्रिक्वेंटली बदला है उन्होंने, और जाने से पहले भी कुछ ऐसा किया है। तो वो एक तरह से अनस्टेबल टाइप के नेता रहे हैं इस मामले में, और वो डिफ्यूज कर रहे हैं बिल्कुल इस बात को कि उन्होंने इलेक्शन लूज किया है, जबकि सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि इलेक्शन पूरी तरह से, भली कमियां कुछ नहीं है, किसी ने अभी तक, जैसा आप जानती हैं कि जो भी, चाहे डेमोक्रेट्स भी हैं या चाहे दूसरे जो कमेंटेटर्स हैं, वो ये कहते रहे हैं कि वाइड स्केल फ्रॉड नहीं हुआ। तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को उसमें जरूरत है देखने की कि अगर हाँ कोई कमियां हैं तो उसको दूर किया जाए, लेकिन ये जब वाइड स्केल फ्रॉड नहीं हुआ, लीगल सिस्टम ने उनको अप्रूव कर दिया, सारे उनके जितने भी केसेस डाले थे उन्होंने वो सब खत्म हो गए। तो मेरे ख्याल से ट्रंप को इस बात को मानना चाहिए था, ऑनरेबली डिग्निफाइड वे में बिल्कुल चाहिए, उससे उनकी खुद की साख बढ़ती। वो 2024 को देख रहे हैं, बनना चाहते हैं, दोबारा से आना चाहते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छी वोट परसेंटेज उनकी बढ़ी है इस बार, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि वहाँ का सिस्टम है जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है, अगर ऐसा होता कि सबसे ज्यादा वोट मुझे मिले तो मैं जीतूं, तो ऐसा तो उनके साथ नहीं हुआ इस बार। लेकिन पिछली बार हिलेरी क्लिंटन को उनसे ज्यादा वोट मिले थे और हिलेरी क्लिंटन नहीं जीती, जीते प्रेसिडेंट ट्रंप है। इस बार तो बाइडेन को
जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स भी और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी दोनों ही उनके जी बिल्कुल अनिल जी, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाहूंगी, माफी भी मांगूंगी। और किस तरीके से आप बता रहे थे दर्शकों को, और ये पूरी जो घटना अमेरिका में हुई कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली है, अमेरिका के लिए एक काला दिन है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला मिरर नाउ पर यूं ही लगातार जारी रहेगा।